Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. And of course, I love to say you today, my future molecular biologists, because कि अब से onward हम genetics की molecular basis पे ही बात करेंगे. Therefore, I love to say you molecular biologists. I hope, my dear students, you all will be very fine and will be ready to fly with me in the next concepts. आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस की बात की थी, यानी कि हर एक क्रोमोसोम डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स पे कॉन्सिस्ट करता है और हर जीन क्या करता है कि एक ख़ास किस्म का एंजाइम बनवाता है, और अगर वो एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन होगा या कोई केमिकल स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। और अगर वो वाला एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो जाहिर है एक कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं होगा, एक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा या वो केमिकल रिएक्शन कैरी आउट नहीं होगा। दैट वाज अ वेरी जाइंट लीप। लेकिन आज हम जिस एक रिमार्केबल जाइंट लीप, एक लंबी सी जस्त की बात करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज अनलॉकिंग द मैकेनिज्म ऑफ सेंट्रल डॉगमा। कि बेसिकली चाहे आप वायरस से शुरू हो और आप बैक्टीरिया की किंगडम से गुजरते हुए सारे प्लांट किंगडम में से गुजर जाएं, या इनवर्टिब्रेट्स के सारे फाइला को क्रॉस करते हुए ज़ाहिर आप वर्टिब्रेट्स की दुनिया में गुजरें, दाखिल हों, और वर्टिब्रेट में से भी आप सारी क्लासेस गुजरते हुए आखिरकार आप असर तकवीम शख्सियत के लेवल पे आ, जैसे हम इंसान बोलते हैं, सब के अंदर एक ही प्रिंसिपल है किसका, नेचर के काम करने का। आज हम उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को देखेंगे कि ये जो मशीन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई हुई वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, और देखेंगे कि इस पर्टिकुलर मशीन को कोड करना, उसके बाद डी कोड करना, उसको अनलॉक करने का काम किन किन लोगों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया है। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट, हम आपसे बात करने वाले हैं हाउ डीएनए एनकोड्स फॉर द प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी कि हमारा डीएनए किस तरह प्रोटीन बनवाता है। कल आपको याद होगा मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला है कि हमने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस की बात की थी कि जितने भी मेरे पास एंजाइम है वो सारे के सारे किसी ना किसी जीन की वजह से बनते हैं। अगर मेरे पास जीन सही काम कर रहा होगा तो सही एंजाइम बनेगा, और अगर जीन में खराबी होगी तो एंजाइम नहीं बनेगा। ये जो हम लोगों ने बात की थी ये क्लस्टर लेवल के ऊपर बात की थी, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स क्लस्टर की फॉर्म में, गुच्छों की फॉर्म में रहते हैं। आज हम इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किसी और एंगल से देखने वाले हैं, राइट। ईयर था हमारे पास 1953, तो हम 1953 की बात करने वाले हैं, 1953 की बात कर रहे हैं। देयर वॉज एन इंग्लिश बायोकेमिस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंग्लिश बोलता था, इसका मतलब यह है कि ही वॉज बिलोंगिंग टू यूके। उन लोगों को हम इंग्लिश मैन बोलते हैं, आपको पता है इस बात का। तो ये एक इंग्लिश बायोकेमिस्ट था, मीन्स ही वॉज बेसिकली अ केमिस्ट हु वॉज वर्किंग ऑन लिविंग मॉलिक्यूल्स, यू नो वेरी वेल। फिर भी आपको रीइंफोर्समेंट के लिए बोलता रहता हूँ ऐसी चीज़ें बार बार। तो ही वॉज एन इंग्लिश बायोकेमिस्ट, हिज नेम वॉज फ्रेडरिक सांगर। तो आप नाम लिखेंगे उसका, फ्रेडरिक सांगर, and he was basically an English biochemist. तो हम इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट को ट्रिब्यूट करने के लिए यहाँ पे उसका एक खूबसूरत सा इमेज लगवाते हैं। ही वॉज इंग्लिशमैन एंड हिज सब्जेक्ट वॉज बायोकेमिस्ट्री। इस बंदे ने एक अजीब सी अचीवमेंट हासिल की। वो अजीब सी अचीवमेंट हमें क्यों अजीब लग रही थी कि उस टाइम पे ये काम करना एक बहुत ही डिफरेंट सी बात थी, और शायद हमारी मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर और मॉडर्न जेनेटिक्स के अंदर शायद एक लिंक के तौर पे, एक ब्रिज के तौर पे इस एक्सपेरिमेंट ने काम किया। हम नाम दे रहे, हम अगेन वही बात है, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं फ्रेडरिक सांगर को। तो बीइंग अ टीचर आई शुड गिव यू सम आइडिया कि हम इसे कैसे लिखेंगे। तो आंसर ये है कि आप एफ अलहदा याद रखें, रेड अलहदा याद रखें और रिक अलहदा याद रखिए। तो एफ रेड रिक,
फ्रेडरिक एंड सांगर इज, आई डोंट थिंक इट इज डिफिकल्ट फॉर यू। तो ये इस इंग्लिश बायोकेमिस्ट्री में क्या किया कि उसने हमें सबसे पहले एक प्रोटीन सीक्वेंसर के दी। बात आपको समझानी है, आई होप कि अगर आप मेरे साथ साथ हैं तो आपको ये बात समझने में हरगिज़ मुश्किल नहीं आएगी कि देखिए पहले हम लोग क्या कर रहे थे। पहले हम लोग करते थे जनाब, हमने एक मॉलिक्यूल लिया और उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को मोलेकुलर वेट असाइन कर दिया, तो पता चल गया कि ये प्रोटीन छोटी है, ये प्रोटीन बड़ी है। हम ये बता सकते थे कि इसके अंदर कौन कौन से फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड हैं, हमें उसकी क्वालिटी पता थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन में कौन कौन से अमाइनो एसिड है, शायद हमें पहले ये भी पता था। लेकिन इस पर्टिकुलर इंग्लिश बायोकेमिस्ट ने जो काम किया दैट वाज यूनिक, और इसी पर्पस के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। बात ही कि हमें ये तो पता है कि फॉर एग्जांपल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, राइट। हमें ये पता है कि देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट अमाइनो एसिड, हमें भी पता है। मैं ये भी बात बता सकता हूँ कि इसके अंदर ये अमाइनो एसिड इतनी है, ए टाइप के अमाइनो एसिड इतनी है, बी टाइप के अमाइनो एसिड इतनी है, सी टाइप के अमाइनो एसिड इतनी है। ओके फाइन, ये भी पता चल गया। इनको आपस में जोड़ के जो मॉलिक्यूल का मोलेकुलर मैस बताना था वो भी हमने बता लिया। तो बड़ी पुरानी बातें थी। नया क्या था? नया ये था कि हम ये बताने में कामयाब हो कि कौन सा अमाइनो एसिड किस जगह है। इट वॉज द रियल अचीवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंग्लिशमैन, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन सीक्वेंसिंग। इस पर्पस के लिए बाय लक और बाय यू कैन से इट्स ओन चॉइस ही यूज्ड द स्मॉलेस्ट प्रोटीन इन यू कैन से एनिमल किंगडम, and that very smallest protein is none other than insulin. तो हम एक smallest protein की बात कर रहे हैं, and that very smallest protein was none other than very important hormone known as insulin. तो उसने इंसुलिन का इंतखाब किया। जाहिर है ही वॉज बायोकेमिस्ट, उसे इस बात का पता था कि इसका मोलेकुलर मैस क्या है, इसके अंदर जो अमाइनो एसिड का नंबर है वो डेफिनेटली बाकी अदर प्रोटीन से बहुत छोटा है, तो आई शुड गो फॉर इट। तो उसने इंसुलिन का इंतखाब किया, और इंसुलिन का इंतखाब करने के बाद उसने हमें एक पेट ऑर्डर बताया। उसके लिए आप इस डायग्राम को देखें, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड पे कंसिस्ट करती है, राइट। आपने ये वाली बात अगेन माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात पता है कि अगेन इट इज नॉट न्यू फॉर यू। ये वाला इमेज आप पहले देख चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में पार्ट 1 में, जहाँ पे हम लोगों ने प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा था। वहाँ पर भी हम लोगों ने इसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की यही स्ट्रक्चर लगाई थी, अगर आपको याद हो कि हम ये प्रोटीन क्या है इंसुलिन, ये 2 पॉलीपेप्टाइड पे कंसिस्ट करती है। एक को हम बोलते हैं अल्फा और एक को हम क्या बोलते हैं बीटा, राइट। और ये दोनों जो चेन्स हैं वो कैसी हैं, अनइक्वल लेंथ्स की हैं। अब हमने क्या एडिशन की है, अब हमने आपको ये बताया है कि इस एक पर्टिकुलर अल्फा चेन में कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ है, इस पर्टिकुलर बीटा चेन में कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ है। ये तरतीब जानना ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था, जिसको इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने क्या किया, गेन कर लिया। इसको इस अचीवमेंट के बाद अब हम लोग क्या कहने वाले थे कि व्हाट इज बेसिकली अ प्रोटीन। इट इज बेसिकली यू कैन से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स। तो हम पॉलीपेप्टाइड को क्या नाम देंगे अब कि पॉलीपेप्टाइड इज अ डिफाइनेबल डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो उसका हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट इज बेसिकली अ पॉलीपेप्टाइड। What is basically a polypeptide? Polypeptide is a definable sequence of you know very well, amino acids. तो अमाइनो एसिड्स के डिफाइनेबल या अमाइनो एसिड के डेफिनेट सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिनेटली पॉलीपेप्टाइड्स। एंड यू नो व्हेन 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड्स कंबाइन टुगेदर दे गिव राइज टू द प्रोटीन्स। तो इस लंबी सी अचीवमेंट के बाद डिस्कस करेंगे आप लोगों से ये काम कैसे किया, लेकिन इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये इंसुलिन वो पहली प्रोटीन थी जिसके अंदर हमने अमाइनो एसिड की प्रॉपर तरतीब को क्या किया, डीकोड कर लिया था। फिर उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं 3 साल बाद की, यानी कि हम किस ईयर में थे, 1953 में थे। तो इससे महज 3 साल बाद हम बात करेंगे 1956 की। तो फिर 1956
56 के अंदर एक और साइंटिस्ट था. His name was Vernon Ingram. His name was Vernon Ingram. स्पेल लिखते हैं आप लोगों के लिए, VER, Ver, NON, non, Vernon, and then INGRAM, Vernon Ingram. He gained almost same type of achievement. और इसके लिए उसने इंतखाब किया शायद एनिमल किंगडम की मोस्ट कॉम्प्लेक्स और सबसे बड़ी प्रोटीन का, एंड दैट प्रोटीन वाज नन अदर देन HP. एंड आई थिंक अगेन यू नो वेरी वेल, इट स्टैंड्स फॉर हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन एक बहुत बड़ी प्रोटीन है, मेगा स्ट्रक्चर है. इस पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन को जब स्टडी किया गया तो पता चला कि इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं. बेसिकली बात करें वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, सो डोंट अगेन कन्फाइन योर ब्रेन टू अ लिमिटेड नॉलेज. तो हम बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इसके भी हमारे पास सिर्फ दो टाइप्स हैं. उनमें से एक का नाम मेरे पास क्या है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन. और आपको पता है कि जब नॉर्मल हीमोग्लोबिन आके हमारे RBC की सरफेस पे अटैच होती है तो हमारे RBC की शेप कुछ इस तरह की बनती है. ये बड़ा स्मूथ सा एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है. अगेन इट इज़ नॉट न्यू फॉर यू, बहुत बार डिस्कस हुआ आप लोगों के साथ. लेकिन इसकी जो दूसरी टाइप है दैट इज कॉल्ड एज सिकल हीमोग्लोबिन. अब सिकल किसे बोलते हैं, लुक एट दिस, जैसे हम बोलते हैं दरांती. और ये जो दरांती है ये आमतौर पर घास वगैरह काटने के काम आती है, राइट. तो इस वाले केस में क्या हुआ कि अगर एक सिकल हीमोग्लोबिन आके हमारे RBC की स्ट्रक्चर पर अटैच होती है तो वो मेरी RBC की शक्ल को ही डिस्टॉर्ट कर देती है और उसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो जाती है. चूंकि इसने RBC की शक्ल को ही मॉडिफाई कर दिया है इसलिए डिजीज कहलाएगी सिकल सेल एनीमिया, बिकॉज कि अब इसकी एबिलिटी ऑक्सीजन ट्रांसफर करने की भी क्या है काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है. इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया, राइट. इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने क्या अचीवमेंट के बारे में सुना, उसने हमें मोलेकुलर बेसिस बता दी. अगेन इट वाज अ स्टनिंग अचीवमेंट. उसने हमें क्या बताया कि व्हाट इज द मोलेकुलर बेसिस, कि व्हाट इज द और व्हाट आर द मोलेकुलर बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया अगर आपने पूरा लिखना है, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझा रहा हूँ. आई एम हियर टू गिव यू द कॉन्सेप्ट. आप पूरा लिखेंगे. he provided us what the molecular basis of sickle cell anemia, right. बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मोलेकुलर बायोलॉजी की फील्ड में. एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इस लिहाज से कही जा सकती है कि जब जिन म्यूटेशंस का या जिन चेंजेस को हम पहले बात कर रहे थे वो ऑर्गेनिज्म के किस लेवल पे जाकर डिस्कस होती थी, क्रोमोसोम के लेवल पर, स्ट्रक्चर के लेवल पर जाकर डिस्कस हो रही थी. लेकिन अब जिस चीज़ की हमने बात की है दैट इज़ वेरी रिमार्केबल कि हमने उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर एक ख़ास पॉइंट को, एक ख़ास यू कैन से डॉट को पिन पॉइंट करके ये बताया कि इनफैक्ट इतने बड़े मॉलिक्यूल के अंदर ये वो पॉइंट है, ये वो जगह है कि जहाँ पे क्या आई है, चेंज आई है. तो इस किस्म की म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, जिसके पीछे एक छोटे से मॉलिक्यूल में आने वाली चेंज ने मॉलिक्यूल की पूरी स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, ऑल टुगेदर डिस्टॉर्ट कर दिया, राइट. इसके लिए कुछ थोड़ी सी बातें आपसे रिवाइज करते हैं चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 में से. क्या थी माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस कि हमारी हीमोग्लोबिन जो एक मैमथ मॉलिक्यूल है इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड्स थे, 2 अल्फा चेन्स थी और 2 बीटा चेन्स थी. अगर आप इस नॉर्मल हीमोग्लोबिन की चेन्स को सिकल हीमोग्लोबिन की चेन से कंपेयर करें तो आपको नजर आ रहा है कि पहली 2 चेन्स नॉर्मल की और सिकल की बिल्कुल एक जैसी हैं, राइट. लेकिन अगर आप इसकी 4th चेन को, मीन नॉर्मल की 4th चेन को एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की 4 चेन से कंपेयर करें तो ये भी बिल्कुल एक जैसी है. तो फिर एरर आता कहाँ है, एरर आता है पहली बीटा चेन में या 3rd चेन में. Now look at this. अब हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे अगले बोर्ड पर और आप लोगों को बेसिकली 3rd पॉलीपेप्टाइड के अंदर आने वाली चेंज के बारे में बताएंगे कि वो कैसे आती है. सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड. यस माय डियर मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट, मैंने आप लोगों को समझाने की गर्ज से या समझ ले अपनी इसके लिए भी यहाँ पे उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहले से लिख रखा है जो 3rd चेन में अमाइनो एसिड्स का होता है. यानी कि अगर मैं 3rd चेन यानी कि पहली बीटा चेन के मॉलिक्यूल को
मॉलिक्यूल मीन्स अमाइनो एसिड को टॉप से पढ़ना शुरू करूँ बॉटम की तरफ, तो जो सबसे पहला अमाइनो एसिड है इट इज वेलिन, अदर वन इज हिस्टिडीन, अदर वन इज ल्यूसीन, अदर वन इज थ्रियोनीन, अदर वन इज प्रोलीन, अदर वन इज ग्लूटामिक एसिड एंड लास्ट वन इज ऑल्सो ग्लूटामिक एसिड, राइट। तो ये मेरे पास सीक्वेंस है, अगर आप कहते हैं तो आपके लिए लिख भी देते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वेरी फर्स्ट इज वेलिन, very first is valine, other one is histidine, other one is leucine, other one is threonine, other one is proline, next one is glutamic acid and last one is also glutamic acid, राइट। ये सीक्वेंस है नॉर्मल अमाइनो एसिड्स का। आइए ऐसे करते हैं कि हम इसको एक लाइन में लिख लेते हैं। सो वेरी फर्स्ट इज V, अदर वन इज H, अदर वन इज L, अदर वन इज T, अदर वन इज P, अदर वन इज G एंड लास्ट वन इज ऑल्सो G. It is amino acid number 1. It is amino acid number 2, amino acid number 3, amino acid number 4, number 5, number 6 and number 7. तो हमारे लिए इन 7 अमाइनो एसिड को ही फोकस करना है सिर्फ। तो ये अमाइनो एसिड नंबर 1 क्या था? वेलिन, 2 हिस्टिडीन, 3 ल्यूसीन एंड सो मच। आफ्टर नोइंग द एग्जैक्ट सीक्वेंस of normal hemoglobin, now what was our next job? जॉब ये थी कि अब हम एक एबनॉर्मल बंदे का ब्लड लें, उसके अंदर से हम हीमोग्लोबिन को आइसोलेट करें और हीमोग्लोबिन को आइसोलेट करने के बाद यहाँ भी अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को देखें। तो जब मैंने एबनॉर्मल पर्सन की हीमोग्लोबिन को निकाल के देखा तो मुझे क्या पता चला कि लुक एट दिस कि यहाँ पे वेलिन होना चाहिए तो वेलिन ही था। सो देयर वाज नो डिफरेंस। So first 2 amino acids were definitely overlapping or matching with each other, and same with the second, same with the third, same with the fourth, same with the fifth. But look at this block, it is quite alarming. ये जो मेरे पास 6th amino acid है, it should be glutamic acid and 7th should be glutamic acid. It was perfect. ये G ही था. So where abnormality was lying? Abnormality was lying at amino acid number 6. Amino acid number 6 in abnormal person who was not provided with perfect amount of you can say oxygen. So therefore I write it with blue. कि वो क्या था? It was basically V and V stands for valine. So हुआ क्या कि जो हमारा 6th amino acid था, 6th amino acid, it should be, इसे क्या होना चाहिए था? इट शुड बी ग्लूटामिक एसिड। क्या होना चाहिए था? ग्लूटामिक एसिड। लेकिन ये किससे रिप्लेस हो गया? इट वॉज रिप्लेस्ड बाय ऐसे लगा लेते हैं, ए सिंगल अमाइनो एसिड नोन एज वेलिन। तो इस एक छोटी सी चेंज ने क्या किया? इस छोटी सी चेंज ने इस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड की एब्नॉर्मलिटी की वजह से इस सिंगल चेन ने पूरी की पूरी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की फोल्डिंग के अंदाज को ही बदल दिया। एवरी अमाइनो एसिड हैज गॉट डेफिनेट चार्ज, ठीक है। एवरी अमाइनो एसिड हैज गॉट इट्स ओन नेचर। फ्यू अमाइनो एसिड्स दे आर बेसिकली बेसिक इन नेचर एंड लास्ट वन आर न्यूट्रल इन नेचर। तो अमाइनो एसिड एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो ये जो इनका आपस में इंटरेक्शन है, ये बेसिकली इन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके इनको फोल्ड करने में हेल्प कर रहा होता है। अगर मेरे पास 2 अपोजिट चार्जेस के अमाइनो एसिड आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, यू नो वेरी वेल। और अगर 2 सेम चार्जेस आएंगे तो उसको रिपेल करेंगे। इसी अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से ही मॉलिक्यूल दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे से दूर भागते हैं और फोल्ड करते हैं अपने आप। अगर कौन बताएगा आप में से कि एक हीमोग्लोबिन में टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने होते हैं? परफेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने कि हमारे पास टोटल 574 अमाइनो एसिड होते हैं।
574 अमाइनो एसिड्स। बात को माय डियर स्टूडेंट्स आपने गौर से सुनना है कि 574 अमाइनो एसिड में से वही अमाइनो एसिड है जो होने चाहिए थे और उतने ही हैं और वही हैं, जिस जगह पर होने चाहिए थे उसी जगह पर भी हैं। लेकिन इन 574 अमाइनो एसिड में से सिर्फ एक अमाइनो एसिड खराब हुआ है, 1/574। लुक एट द परफेक्शन ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह कि इन 1, आप एडिशन करके देखें, आप 1 को 574 से डिवाइड करके देखें क्या आंसर आता है। इतने छोटे से एरर की वजह से, इस पर्टिकुलर नेग्लिजेंस की वजह से, सिर्फ एक हमारे खराब वजह से हमारी हीमोग्लोबिन की फोल्डिंग ऑल टुगेदर क्या हो गई, खराब हो गई, और इसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन खराब हो गया, इसकी शक्ल सिकल्ड हो गई, और जब इसे जाके आरबीसी के ऊपर लगी तो आरबीसी भी क्या हो गया, सिकल्ड हो गया था। तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि बेसिकली जीन क्या है। जीन एक ऐसा सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है जो कंट्रोल करता है किसको, अमाइनो एसिड्स के नेचर को, अमाइनो एसिड की टाइप को, और अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को, राइट। इट इज़ बेसिकली अ जीन। तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंफॉर्मेशंस को डीएनए में कोड कर दिया और उस पर्टिकुलर कोडेड इंफॉर्मेशन को फिर प्रोटीन की फॉर्म में अपीयर करवाया गया। ठीक है, हम ये समझने में कामयाब हो गए थे कि बेसिकली हमारे पास इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं एक और ज़बान में। यू नो वेरी वेल कि अगर मैं उर्दू को उर्दू में ही करूं तो ये सलीस कहला सकती है, ये मुतजाद मुतरादिफ हो सकता है, ये मुज़क्कर मुअन्नस हो सकता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ ट्रांसलेट की, इसका मतलब ये है कि मैं उर्दू को इंग्लिश में, या इंग्लिश को पर्शियन में, या पर्शियन को अरेबिक में, अरेबिक को फ्रेंच लैंग्वेज में बदल रहा हूँ। तो अगर आप इस बात को समझने में कामयाब हुए तो ये आपके लिए आज के लेक्चर की बड़ी अचीवमेंट होगी कि बेसिकली हम एक नेचर के सीक्रेट को अनलॉक करने में कामयाब हुए थे कि बेसिकली नेचर इज डूइंग ट्रांसलेशन कर रही है। वो लेती है लैंग्वेज न्यूक्लियोटाइड्स के, वो क्या करती है, वो न्यूक्लियोटाइड्स को लेती है किस फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में। सो डीएनए इज एग्जिस्टिंग in the form of nucleotides. So whenever we want to make protein, तो we have to use some other alphabets, और वो some other alphabets क्या है, अमाइनो एसिड्स के। What are their alphabets? Their alphabets are nucleotides. तो मैं न्यूक्लियोटाइड्स की लैंग्वेज को किस ज़बान से बदल रहा हूँ, अमाइनो एसिड की ज़बान से बदल रहा हूँ, तो बनेगी क्या मेरे पास, प्रोटीन। तो इस तरीके से हमारा जो डीएनए है वो कोड करता है किसके लिए, प्रोटीन के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि डीएनए की लैंग्वेज कौन सी है, न्यूक्लियोटाइड्स, और प्रोटीन की लैंग्वेज कौन सी है, अमाइनो एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि नेचर बेसिकली क्या करती है कि वो पढ़ती है किसको, डीएनए को, और उसको देख के क्या बना लेती है, एक खास प्रोटीन। क्या ये वाला प्रोसेस डायरेक्टली होता है या नेचर ने अभी भी इसके अंदर कोई हिडन चीज रखी है, इसे अंडरस्टैंड करने के लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपसे रोस्टर पर यही प्रॉमिस किया था कि आज हम सेंट्रल डॉगमा की बात करेंगे कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ द सेल्स। तो उसके लिए आइए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वो डायग्राम क्या है, सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा ऑफ द गॉड, बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक वर्किंग आर्किटेक्चर ऑफ द गॉड क्या है। तो आंसर ये हमारे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले होता है हमारे पास एक डीएनए। यू नो वेरी वेल कि डीएनए पहले कन्वर्ट होता है किस में, आरएनए में। इसकी मिसाल हम यूं लेते हैं कि भाई आप लोगों के पास एक कलर्ड बुक है, फॉर एग्जांपल, जो आप बड़ी महंगी और आपने बड़ी हाई प्राइस में उसे बाय किया हुआ है। आपका एक दोस्त या आपकी कोई सहेली आप लोगों के पास आती है और वो कहती है कि मेरी बुक में से ये वाला पेज फट गया है या उसमें कम है, तो क्या करो कि आप मुझे ये वाला पेज दे दो। तो क्या ख्याल है, आप ये काम करेंगे कि अपनी बुक में से वो पेज फाड़े और आप उसे दे दें? तो डेफिनेटली आप ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज इतनी प्रेशियस बुक, और वैसे भी आपके ज़िंदगी का एक असासा है, अच्छी किताबें ज़िंदगी का असासा हुआ करती है। तो आप क्या करेंगे, आप उसको कहेंगे डेफिनेटली आई वॉन्ट टू हेल्प यू, लेकिन मैं आपकी हेल्प अपनी बुक की कॉस्ट पे नहीं कर सकती। मैं क्या करती हूँ,
या मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी एक फोटोकॉपी करवा लेता हूँ, बेशक वो कलर्ड ही और वो थोड़ी एक्सपेंसिव ही क्यों ना हो, बिकॉज आई हैव अ बिग हार्ट, तो आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मैं क्या करूँगा कि मैं उस पर्टिकुलर बुक की उस पर्टिकुलर पेज की एक कलर्ड कॉपी करवाऊंगा, लेकिन मैंने बुक को ख़राब नहीं किया। तो नेचर भी यही वाला काम करती है। नेचर अपनी जो असल बुक ऑफ कमांडमेंट्स है, दैट इज अ डीएनए, जिसने मेरी बॉडी का हर एक पार्ट बनाना है, उसको कभी खराब नहीं करती, बल्कि उसमें से फोटोकॉपी करवाती है। एंड दैट वेरी फोटोकॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और डीएनए इज कॉल्ड एज आरएनए। ठीक है, ये डीएनए हमेशा क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। पढ़े लिखे बच्चे हैं, पता है आप लोगों को। लेकिन जब मैं इससे आरएनए बनवाता हूं तो आरएनए हमेशा क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, राइट। तो नेचर क्या करती है कि नेचर डीएनए से पहले आरएनए बनवाती है। अगर मैं डीएनए से मींस एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल से एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बनवाऊं तो हम इसे क्या नाम बोलते हैं, इसे हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, राइट। इससे पहले इसी चैप्टर में आपने देखा था कि हम डीएनए को कॉपी करके डीएनए भी बना सकते हैं। पढ़ा था हमने मीजल्स-टॉन एक्सपेरिमेंट में। किसी को याद है उसका हेडिंग क्या था? यस, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। तो जब मैं डीएनए से डीएनए बनाता हूं, जब मैं डीएनए से डीएनए बनवाता हूं मींस जब मैं दोनों स्ट्रैंड्स की कॉपी करता हूं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम डीएनए से डीएनए बनवा रहे होते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। रेप्लिका क्या था, कॉपी। मेरा ख्याल है कि ख़वातीन आजकल इस बात को बढ़ती तरीके से अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि उनको बड़े बड़े अच्छे ब्रांड्स के रेप्लिका मिल जाते हैं। रेप्लिका क्या होता है, कॉपी। वो एग्जैक्ट ज़ाहिर है वो चीज़ तो नहीं होती, लेकिन उसको वही डिज़ाइन वही सब कुछ मिल जाता है उसकी कॉपी की फॉर्म में। तो जो कॉपी होती है वो क्या होती है, रेप्लिका। तो डीएनए से डीएनए का बनाना मींस हू बहू वही चीज़ बनाना, कॉपी करके क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। लेकिन जब मैं इस पर्टिकुलर डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल की एक सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी बनाता हूं तो इट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अब जो आरएनए हमारे स्टूडेंट्स, ये 3 तरह का होता है। आरएनए कैसा होता है, 3 तरह का होता है। उनमें से एक को हम लोग नाम देते हैं क्या, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, अगेन कोई नई बात आप लोगों ने नहीं है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज mRNA, ऑल्सो नोन एज मैसेंजर आरएनए। उसके बाद फिर आता है मेरे पास राइबोसोमल आरएनए, और फिर थर्ड नंबर पे आ जाता है ट्रांसफर आरएनए। तो तीनों किस्म के आरएनए एक ही प्रोसेस से बनते हैं और वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, सवाल ये है कि डीएनए आरएनए कैसे बनवाता है। तो इसका आंसर मेरे पास ये है कि हम लुक एट दिस पर्टिकुलर एनिमेशन, हम क्या देख रहे हैं कि हमें डीएनए मॉलिक्यूल खुलता हुआ नजर आ रहा है। इसमें से एक मॉलिक्यूल होता है लीडिंग स्ट्रैंड, एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड। पढ़े लिखे बच्चे हैं, रेप्लिकेशन के प्रोसेस को याद करें तो आपको ये बात डेफिनेटली नजर आ जाएगी कि उस स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं हम लोग कि जिसकी कॉन्टिन्यूस कॉपी हो सकती है। पॉइंट टू बी नोटेड, हम उस डीएनए स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं जिसकी कॉन्टिन्यूस कॉपी हो सकती है। उस पर्टिकुलर स्ट्रैंड के अंदर एक खास सीक्वेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोमोटर ऑपरेटर एरिया। इस प्रोमोटर ऑपरेटर एरिया के साथ आके हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करता है। और इसका काम क्या होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपको जिपर वाली बात याद होगी कि वंस वी हैव कंटिन्यूड द प्रोसेस, तो उसके बाद तो जिपर बहुत तेजी से बंद होकर पूरी जिप को जिप अप कर देता है या जिप को बंद कर देता है। यही वाला काम हमारा आरएनए पॉलीमरेज भी करता है। वंस इट बाइंड तो फिर इट कैन मेक द कॉपीज, इट कैन मेक। कोई बताएगा आप में से कि हम ये काम कैसे करेंगे? वेरी एक्सेलेंट, हम इनकी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को जोड़ेंगे। डेफिनेटली मैं जी के सामने सी लगाऊंगा और सी के सामने जी लगाऊंगा, ए के सामने क्या लगाऊंगा, कोई बता सकता है आप में से? तो शायद अगर आप में से कोई बच्चा बहुत अलर्ट होकर बैठा है तो उसे ये बात याद होगी कि हमारे डीएनए की 4 बेसिस क्या थी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन। लेकिन हमारे आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन के साथ चौथी बेस थाइमीन नहीं थी, यूरासिल थी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये होगा कि जब सीक्वेंस में ए के सामने
मुझे कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड करना होगा तो वो अब टी नहीं होगा बल्कि यू होगा। ये बहुत पते की बात है, बहुत ज़रूरी है आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना कि हम लोग आरएनए बनवाते हुए कभी भी थायमीन इस्तेमाल नहीं करते। आरएनए बनाते हुए हमेशा यूरासिल इस्तेमाल होता है। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, अगर थायमीन है तो ज़ाहिर इसके अपोजिट ए ही आएगा, लेकिन ए के अपोजिट हमेशा यू आएगा। ए के अपोजिट कभी टी नहीं आ सकता। ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन ज़रूरी है आप लोगों के लिए, राइट। इस तरीके से हम एक कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, क्या, एक सिंगल स्ट्रैंड का। किस स्ट्रैंड का? जो कॉन्टिन्यूस कॉपी हो सकता है। वंस वी हैव यू कैन से कैरिड आउट दिस प्रोसेस, तो मुझे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर जीन के एंड पे एक स्टॉप सिग्नल लगा हुआ है। जो ये वाला स्टॉप सिग्नल आएगा तो पॉलीमरेज इस पर्टिकुलर सीक्वेंस, इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड की चेन में फर्दर आरएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड करना बंद कर देगा, राइट। और ये पूरे की पूरी असेंबली, ये जो मशीन थी जो इसकी कॉपी करी थी, वो क्या करके डिसअसेंबल कर देगी और इस पर्टिकुलर डीएनए के साथ से तैयार शुदा आरएनए बाहर निकल जाएगा और डीएनए दोबारा से क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हम डीएनए को ज़रूरत में खोल सकते हैं और ज़रूरत ख़त्म होने के बाद डीएनए को दोबारा से लाइगेजेस की मदद से बंद कर देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। Once we have got this particular RNA, it may be मैसेंजर आरएनए, इट मे बी राइबोसोमल आरएनए, इट मे बी ट्रांसफर आरएनए। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम इन तीनों किस्म के आरएनए को इस्तेमाल करेंगे along with राइबोसोम्स। along with what? राइबोसोम्स। मेरा ख्याल है कि आपको फौरी तौर पे बुक 1 के चैप्टर नंबर 4 में राइबोसोम की याद तो आई होगी। ये जो मोहतरम राइबोसोम थे, आपको याद होगा कि ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीन है। हम इन तीनों को इनके पास भेजेंगे, तीनों को हम इसके पास भेजेंगे। कैसे भेजते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, बात का इशू है, लेकिन ये तीनों राइबोसोम की मदद करते हैं। राइबोसोम से बनवाते हैं क्या, एक ख़ास मॉलिक्यूल, एंड दैट वेरी मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एज प्रोटीन। तो राइबोसोम्स आर बेसिकली आर प्रेजेंट ओवर हियर टू सिंथेसाइज व्हाट, प्रोटीन्स। तो एक ऐसा प्रोसेस डिस्कस किया था मैंने आप लोगों के साथ, एक ऐसा प्रोसेस कि जिसमें हम न्यूक्लियोटाइड की ज़बान को अमाइनो एसिड की ज़बान में बदल देते हैं। तो ये कहलाता है क्या, प्रोसेस, ट्रांसलेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। डिस्कस हुआ आप लोगों के साथ। तो व्हाट इज़ द बेसिकली सेंट्रल डॉगमा? सेंट्रल डॉगमा ये है कि डीएनए को अपने पास रखा जाए, डीएनए की क्वालिटी और क्वांटिटी को कंजर्व किया जाए और उससे बनवाया जाए क्या, आरएनए। और फिर आरएनए को भेजा जाए राइबोसोम के पास और राइबोसोम क्या बना दे, हमारी प्रोटीन। अगर मेरे डीएनए में फॉल्ट नहीं है तो फिर जाहिर है ज़्यादा चांस ये है कि हमारा आरएनए ठीक ही बनेगा, लेकिन ऑलवेज नॉट ट्रू। ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि डीएनए से डीएनए तो ठीक बन रहा हो, लेकिन जब मैं डीएनए से आरएनए को बनवाऊं तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब आरएनए से अगर आरएनए और डीएनए बिल्कुल सही काम कर रहे हैं तो फिर जाहिर है राइबोसोम के लेवल पर भी खुदा ना खासा प्रॉब्लम हो सकती है कि उसने ट्रांसलेट करते हुए गलती कर दी। लेकिन अगर ये सारा कुछ ठीक चल रहा है तो यू विल हैव द परफेक्ट प्रोटीन। और अगर इनमें से किसी लेवल पर भी खराबी हुई, चाहे डीएनए के लेवल पे, चाहे आरएनए के लेवल पे या राइबोसोमल एक्टिविटी के लेवल पे कहीं भी एब्नॉर्मेलिटी होगी तो हमारी प्रोटीन एब्नॉर्मल बन सकती है। तो ये है बेसिकली वो सेंट्रल डॉगमा या वो कुदरत का सबसे कोर राज जिसे आज हम जान चुके हैं कि कुदरत बेसिकली डीएनए से मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रक्चर्स कैसे बनाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है कि आपको इस सेंट्रल डॉगमा की बिल्कुल समझ आई होगी, बिकॉज कि वी हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अगर आपको कहीं बात नहीं आ रही तो मैं हमेशा एक रेफरेंस बोलता हूँ, आप उस चैप्टर का वो लेक्चर खुला करें, वो वाला टॉपिक खुला करें, उसको दोबारा से सुना करें, सो दैट यू मे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जिसके ऊपर हम इल्म के एक बहुत बड़ा क्या स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि आप इस नॉलेज को वही बात अपने अराउंड फील करें और देखें कि फ़ब अय्यी अलाई रब्बिकुमा तो कज़ीबान वाली आयत कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। इस दुआ के साथ कि आप निगाह बीना पैदा करें, निगाह बीना रखें अपने पास, और आप यू मे ट्राई टू सीक इन टू द नॉलेज। सिर्फ रट्टा से ना मारे हो कि मैं नंबर लेने हैं, बल्कि आप उसके अंदर जो हिडन राज है उनको फाइंड करने में भी कामयाब हो, और यू मे प्रूव योरसेल्फ अ वेरी ग्रेट मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट इन योर लाइफ। आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज़।